नमस्ते, मैं सिद्धि मणियार। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में आपका स्वागत है। आज आज़ादी मिलने को 75 साल पूरे हो गए हैं, पर आज़ादी किस तरीके से हमें मिली है, ब्रिटिशों से हमने किस तरीके से हमारे भारत देश को आज़ाद करवाया है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। आज़ादी मिलाने के लिए बहुत सारे क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, जिसमें से कई क्रांतिवीरों को हम पहचानते भी हैं, पर कुछ ऐसे हैं जिनकी कहानी हमें पता ही नहीं है, सिर्फ उनके नाम से हम उन्हें पहचानते हैं। तो आइए देखते हैं अनटोल्ड स्टोरी की श्रृंखला में ऐसी ही एक जानी अनजानी कहानी कैप्टन लक्ष्मी की। चलिए तो देखते हैं लक्ष्मी सहगल की कहानी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दिया। इनमें से कुछ महिलाओं ने जहां गांधी जी द्वारा प्रतिपादित अहिंसा का मार्ग अपनाया, वहीं कुछ महिलाओं ने चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों के हिंसक मार्ग को अपनाया। इन क्रांतिकारियों में से एक है कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, बल्कि स्वतंत्रता उपरांत भी कई सामाजिक मुद्दों पर उन्होंने प्रखर रूप से अपनी सहभागिता निभाई। 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास यानी कि अभी की चेन्नई में लक्ष्मी जी का जन्म हुआ। जन्म के बाद नाम पड़ा लक्ष्मी स्वामीनाथन। पिता डॉक्टर एस स्वामीनाथन चेन्नई के नामी वकील थे और माँ अमू स्वामीनाथन यानी कि एवी अमुकुट्टी स्वामीनाथन एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और एक स्वतंत्र सेनानी भी थी। उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस में अपना अमूल्य योगदान दिया है। जात पात की सीमाओं को बचपन में ही लांघ चुकी थी लक्ष्मी जी। वे हर तरह के बच्चों के साथ मिलती खेलती, परंतु उनकी दादी माँ को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। उनकी दादी माँ बहुत ही जाति परायण थी। उनके दादी का गुस्से का शिकार होने के बावजूद भी लक्ष्मी ने कभी अपने असूलों से समझौता नहीं किया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद लक्ष्मी ने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की और 1938 में मद्रास मेडिकल कॉलेज से पास आउट होकर एक डॉक्टर बनी। गायनोकोलॉजिस्ट महिला रोग विशेष तज्ञ में उन्होंने विशेषता हासिल की तथा चेन्नई अस्पताल में अपनी सेवाएं देना शुरू की। माय डेज इन इंडियन नेशनल आर्मी, यह उनकी किताब में उन्होंने लिखा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज सेना में डॉक्टर्स की भर्ती हो रही थी। लक्ष्मी अंग्रेज सेना का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि जो ब्रिटिश हम पर राज कर रहे हैं उनकी सेना में वे अपनी सेवा दें। सिंगापुर में उनके कुछ रिश्तेदार थे और लक्ष्मी ने वहीं जाकर प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की। सिंगापुर में बहुत से दक्षिण भारतीय मूल के लोग भी रहते थे, साथ ही चीनी और मलयालम समुदाय के लोग भी शामिल थे। लक्ष्मी ने तहे दिल से इन मरीजों का इलाज किया। जापान ने सिंगापुर पर 8 दिसंबर 1941 के दिन आक्रमण किया। राज बिहारी बोस भी जापानी फौज के साथ थे और उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की। सभी भारतीयों से लीग में शामिल होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। लक्ष्मी भी लीग में शामिल हो गई। लक्ष्मी के घर की हवा बदल रही थी। उनके घर वाले आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। लक्ष्मी भी बदलाव का कारण बनना चाहती थी और इस सिलसिले में वो सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिली। नेताजी ने लक्ष्मी सहगल का लगभग 5 घंटे का इंटरव्यू लिया और सिर्फ महिलाओं की रानी झांसी रेजिमेंट बनाने का निर्णय लिया। रेजिमेंट की कमान लक्ष्मी के हाथों में दी गई और वो डॉक्टर से कैप्टन बन गई। लक्ष्मी ने अपना डॉक्टरी कोट उतारा और भारत के स्वतंत्र संग्राम में हिस्सा लेने के लिए वर्दी पहन ली। आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट का हिस्सा बनने के लिए हजारों महिलाओं ने आवेदन भेजे। 8 जुलाई 1943 को रानी झांसी रेजिमेंट में महिलाओं की भर्ती शुरू हुई। 1500 स्वतंत्रता सेनानियों और 200 नर्सों को रेजिमेंट में शामिल किया गया। 23 अक्टूबर 1943 को रेजिमेंट की ट्रेनिंग सिंगापुर और रंगून में शुरू हुई। 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग में लक्ष्मी समेत अन्य महिलाएं खाकी पैंट, बूट, शर्ट पहनती सभी ने अपने केश काटकर छोटे कर लिए थे। नए रिक्रूटर्स की राजनीति की क्लास होती थी और कई बार नेताजी खुद भी यह क्लास लिया करते थे। शुरुआत में जापानी सेना महिलाओं को सेना का हिस्सा बनाने के पक्ष में नहीं थी।
रेजिमेंट का जोश और वीरता देखकर उन्हें भी अपना मन बदलना पड़ा। अपनी दृढ़ इच्छा और साहस के कारण उन्हें कर्नल का पद भी प्रदान किया गया, परंतु लक्ष्मी जी कैप्टन लक्ष्मी के नाम से ही जानी गई। बर्मा के मध्य तक ही रानी झांसी रेजिमेंट बढ़ पाई। इम्फाल में फौज में जापानी आर्मी के साथ मिलकर हमला किया गया, जिसे अंग्रेजों ने बुरी तरह दबाया। हार कर फौज को वापस लौटना पड़ा। फौज ने बर्मा में ही अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया। गौरतलब है कि रानी झांसी रेजिमेंट को निरस्त कर दिया गया और बर्मा में उनके परिवार के पास वापस भेज दिया गया। कोई भी सिपाही जाने को तैयार नहीं थी और सभी ने खून से दस्तखत की चिट्ठी नेताजी को भेजी। इस सब के बीच लक्ष्मी ने आज़ाद हिंद फौज के अस्पताल में अपनी सेवाएं देने का निर्णय लिया। नेताजी एक रोज अस्पताल पहुंचे और अगले ही दिन अस्पताल को दुश्मनों ने नष्ट कर दिया। जून 1945 में लक्ष्मी और फौज के कई लोग गिरफ्तार किए गए। लक्ष्मी को रंगून भेजा गया और नजरबंद कर दिया। मार्च 1947 में लक्ष्मी को वापस भारत भेज दिया गया। स्वतंत्र भारत की सुबह के साथ साथ लक्ष्मी जी भी अपने देश वापस आ गई। 1947 में उन्होंने लाहौर में प्रेम कुमार सहगल से शादी कर ली एवं यहाँ से उनके नाम के साथ सहगल नाम जुड़ गया। भारत की आज़ादी के बाद भी कैप्टन लक्ष्मी सहगल का सफ़र थमा नहीं एवं वह कानपुर में बसकर मेडिकल प्रैक्टिस करने के साथ विभाजन उपरांत भारत में आने वाले शरणार्थियों की सहायता करने लगी। उन्होंने 1971 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए राज्यसभा में अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। लक्ष्मी सहगल ने पाकिस्तान में अस्थिरता के कारण वहां से आने वाले शरणार्थियों के लिए कोलकाता में बचाव कैंप और मेडिकल कैंप का भी संचालन किया था। 1981 में लक्ष्मी जी ने ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन की स्थापना की। महिलाओं की दशा बदलने के लिए उन्होंने ताउम्र प्रयत्न किए। वह 1981 में अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ की संस्थापक सदस्यों में से भी एक थी और उन्होंने इसकी कई गतिविधियों और अभियानों का नेतृत्व किया। एक लेख की माने तो लक्ष्मी अपने घर के बाहर खुद झाड़ू लगाया करती थी। पड़ोसियों की गंदगी की भी वो सफाई किया करती थी। जो बदलाव वो देश में देखना चाहती थी उसका दूसरा उदाहरण वे खुद ही बनी। 1998 में कैप्टन लक्ष्मी सहगल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 23 जुलाई 2012 को लक्ष्मी सहगल ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो हमेशा हमारी स्मृति में वीरता का प्रतीक बनकर विद्यमान रहेंगी। महान स्वतंत्रता सेनानी, आज़ाद हिंद फौज की अधिकारी, आज़ाद हिंद सरकार में महिलाओं की मंत्री कैप्टन लक्ष्मी सहगल बल्कि साकार करने में अपना योगदान भी दिया। ऐसी महान वीरांगना भारत देश की बेटी को इसी भारत देश की बेटी द्वारा तथा संपूर्ण देश की ओर से शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।